हरियाणा में लगातार प्रगतिशील किसान अब बागवानी की खेती की तरफ अपना अधिक रुझान दिखा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसान बागवानी की खेती कर अधिक मुनाफा भी कमाना रहे हैं। करनाल के रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह चौहान भी उन प्रगतिशील किसानों में एक जाने माने किसान के नाम से जाने जाते हैं। नरेंद्र चौहान के फार्म पर देश भर से किसान उनके फार्म पर उनकी बागवानी की खेती को देखने और उनसे खेती बाड़ी के बारे में जानने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। नरेंद्र चौहान पिछले कई सालों से 14 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह चौहान अन्य किसानों के लिए मिसाल बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया, खेती करना उनका खानदानी पेशा रहा है। उन्होंने खेती बाड़ी कर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर MSW करने के बाद चंडीगढ़ में नौकरी हासिल की। कुछ समय बाद अपने दोस्त के कहने और खेती की तरफ अपना अधिक रुझान देखते हुए हॉर्टिकल्चर में नर्सरी के लिए लाइसेंस अप्लाई किया था। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर बागवानी की नर्सरी खेती शुरू की। बागवानी की खेती में उनका इस कदर रुझान था, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर 1990 लवली नर्सरी राणा फार्म की शुरुआत की। नरेंद्र चौहान बताते हैं, 1995 में सबसे पहले अखनूर एरिया से गर्म इलाके से बादाम लाकर अपने फार्म पर उन्होंने बादाम की खेती शुरू की थी। उसके बाद 2016 में पालमपुर से सेब के पेड़ लाकर 3 साल में सेब के पेड़ों से फल लाने के बाद सबको चौंका दिया। जिसके बाद उन्होंने किसानों को बताया कि यहाँ भी सेब उगाया जा सकता है। उन्होंने राणा गोल्ड एप्पल के नाम से अपना सेब का नाम रखा। सेब की वैरायटी में अन्ना गोल्ड हरमन जैसी वैरायटी है जो मैदान इलाकों में काफी कामयाब है। कोई भी किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में युवा वैरायटी लगाकर अच्छे फल हासिल कर सकता है और मुनाफा भी करवा सकता है। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान ने बताया, उनके फार्म पर पूरे देश से किसान आते हैं और वह अच्छे तरीके से उन्हें जो भी जानकारियां वह हासिल करना चाहते हैं उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने बागवानी की खेती 16 एकड़ में की हुई है। टोटल खेती 60 एकड़ करते हैं। बागवानी में उन्होंने सेब, बादाम, आड़ू, आलू बखारा, नाशपाती, चीकू, आम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा, किसान भाई लकीर के फकीर ना बने, गेहूं धान को छोड़कर बागवानी की तरफ रुख करें और मुनाफा कमाएं। किसान बागवानी और सब्जी की तरफ आए और अधिक मुनाफा कमाए। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान ने बताया, सरकार की तरफ बाग लगाने वाले किसानों का सहयोग भी किया जाता है। दवाई खाद के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई किसान नया बाग लगता है उस किसान को 50% की सब्सिडी भी दी जाती है। किसान 80% तक की सब्सिडी पर ड्रिप अपने खेतों में लगवा सकते हैं। वह सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया, सेब के फल वह कभी मार्केट में नहीं बेचने जाते, उनके फार्म से ही लोग खरीद कर ले जाते हैं। अन्य सब्जियों की बात करें जिसमें टमाटर, गोभी, नींबू भी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, जिसे वह अपने खुद के खाने के इस्तेमाल करते हैं। बात साफ है, नरेंद्र चौहान किसानों को जागरूक करते हैं और किसानों को बागवानी की खेती करने के लिए जागरूक भी करते हैं, ताकि किसान बागवानी और सब्जी की खेती करके अधिक मुनाफा कमाना सके। वहीं करनाल स्थित हॉर्टिकल्चर में बागवानी अधिकारी मदनलाल ने बताया, बागवानी खेती की तरफ किसानों का रुझान इसलिए बढ़ने लगा है क्योंकि बागवानी खेती में किसानों को अधिक मुनाफा होता है। सरकार द्वारा भी बागवानी की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अगर किसान बाग लगाए उसके लिए सब्सिडी है, अगर किसान सब्जी लगाए सब्जी के लिए सब्सिडी है, अलग है। मसालेदार सब्जियों के लिए 25,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी अलग है। नेट हाउस, पॉली हाउस पर भी सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए किसने की सुविधा के लिए हर जिले में बागवानी का ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, ताकि किसान ठीक तरीके से ट्रेनिंग लेकर बागवानी की खेती कर सके और अधिक मुनाफा कमा सके।
एक बार थोड़ा सा आना जी बस। नीचे पड़े हुए ठंड से गिर जाते हैं। और 12 ये सेब के पेड़ हैं जो उखाड़ रहे हैं, उखाड़ के पैक करके बेच रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह चौहान राणा फार्म से बोल रहा हूँ। और खेती से तो बचपन से ही जुड़े गए, क्योंकि हमारा खानदानी काम है। हमारे माता पिताजी खेती से ही जुड़े थे, खेती से ही हमारी पढ़ाई लिखाई कराई है। तो पढ़ाई लिखाई करते करते मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की, MSW किया। MSW करने के बाद मैं चंडीगढ़ डी ड्रग एडिक्शन सेंटर में, संजीवनी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर था सेक्टर 17 में, वहाँ पे मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली MSW पास आउट होने के बाद। तो वहाँ रहते रहते मेरे दोस्त थे अलावत जी, उन्होंने बताया यार तेरी तो इतनी अच्छा फार्म है, GT रोड के ऊपर है, और मधुमक्खी का काम मैं 86 से कर रहा था। तो मधुमक्खी का काम है ही है, तो क्यों ना तू नर्सरी का काम कर लेता। तो मैंने वहाँ रहते रहते नर्सरी के लाइसेंस के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला मैंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ पे आके अपने बागवानी की नर्सरी मैंने स्टार्ट की। तो बागवानी में मेरा पूरा इंटरेस्ट था, इसलिए नौकरी में मेरा इतना दिल भी नहीं लगा। 90 से मैं अपनी नर्सरी चला रहा हूँ, लवली नर्सरी राणा फार्म पे, झिलमिल ढाबे के पास है जो। तो इसके अंदर मैंने 95 में अखनूर एरिया से ला करके गर्म इलाके में, क्योंकि मैंने देखा कि अखनूर में जहाँ बादाम हो रहा है वहाँ कभी बर्फ़ नहीं गिरती, सिर्फ ठंड होती है, और ठंड हमारे यहाँ भी होती है। तो वहाँ से मैं कटिंग लेके आया। 95 में मैंने यहाँ ला के आड़ू पे उसे ग्राफ्ट किया, और अगले ही साल उसमें 2-4 बादाम लग गए। तब मुझे विश्वास हो गया कि बादाम ये वैरायटी हमारे यहाँ हो सकती है। तो गुरबंदी वैरायटी थी, उसका वैरायटी का नाम भी मैंने अपना ही दिया, राणा गुरबंदी 96, क्योंकि 96 में पहली बार मैंने उसका फल यहाँ अपने फार्म पे देखा था। तो बादाम तैयार कर रहा था, फार्मरों को बता रहा था, गाइड कर रहा था। बादाम जब मैं बताता भाई बादाम हमारे यहाँ हो सकते हैं, तो फार्मर पहले विश्वास नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे, हाँ यहाँ होंगे, ये तो पहाड़ों पे होते हैं। जब उन्होंने मेरे बाग में लगे हुए बादाम देखे, उन्हें तोड़ के खिलाए, तब उन्हें विश्वास हुआ। इसी तरह से फिर 2015 में पंजाब केसरी के अंदर किसी फार्मर की आई होशियारपुर से, उसके वहाँ 2 एकड़ में पालमपुर यूनिवर्सिटी वालों ने सेब लगवाया हुआ था। तो फिर मेरे मन में आया, जब पालमपुर का सेब होशियारपुर में हो सकता है तो मेरे करनाल में क्यों नहीं हो सकता। तो 2016 में मैं पालमपुर यूनिवर्सिटी गया, पूरी जानकारी ली, वहाँ से पौधे लेके आया दिसंबर में मैं, और ला करके मैंने अपनी फार्म पे लगा दिए। तीसरे साल उन पे अच्छे से फल आ गए। तब मैंने सभी को बताया, फार्मरों को भी यहाँ भी सेब हो सकता है। तो अपना राणा गोल्ड एप्पल करके मैंने अपना ब्रांड का नाम रखा है। उसके अंदर अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है, हरमन 99 है, ये तीनों वैरायटी मैदानी एरिया में पूरी तरह से कामयाब है। तो कोई भी फार्मर हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लगा के अच्छे से सेब और बादाम ले सकता है। वो बात दूसरी कि जो लाल वैरायटी वहाँ की होती है वो नहीं है, बट इसकी एक अलग क्वालिटी है, इतना जूसी होता है बहुत ज़्यादा। अगर हम इस सेब में बुड़का मारेंगे तो हमारे ऊपर रस गिरेगा ही गिरेगा। इसकी अलग से खासियत है और अलग से पहचान है। तो सर कितने एकड़ में आपने खेती की हुई है, और किस तरह की जो है किसानों को आपके पास दूर दराज से किसान भी आते होंगे जानकारी लेने के लिए? पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, जो भी किसान आता है मैं उसे पूरी तरह से जानकारी देता हूँ, और उनको एक और जानकारी देता हूँ भाई, पेस्टिसाइड ने और जो केमिकल फर्टिलाइज़र ने हमें घेरा हुआ, इससे बाहर निकलो। मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम किया हुआ है, केचुआ पालन का। फार्मर्स को मैं अपनी फार्मर वाली भाषा में समझाता हूँ भाई, केचुआ पालन में तुम कैसे कामयाब हो सकते हो। जैसे शुरू में मैंने केचुआ पालन किया, मैं केचुए मोल ला करके डालता और वो मर जाते। ट्रेनिंग भी ली मैंने, मुड़थल में भी लेके आया, चूड़ सिंह फार्म है जो छछरौली के पास, वहाँ भी जाके मैंने ट्रेनिंग ली, पर मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं सुल्तानपुर में एक फार्मर से मिला,
उसने काम किया हुआ था केचुआ का, उसने बताया किसान की भाषा में, भाई जब गोबर के अंदर गर्मी खत्म हो जाए, स्मेल खत्म हो जाए, तब उसमें केचुआ छोड़ना है। उसने बताया भाई 7-8 दिन के बाद उसके अंदर हाथ डाल के देखो, अगर गोबर ठंडा है तो उसके अंदर से मुट्ठी भर के ले आओ, अगर गर्म है तो अभी तो कच्चा है, उसके अंदर से मुट्ठी भर के ले आओ, उसकी खुशबू लो, अगर गोबर की खुशबू आनी बंद होगी तो उसमें आप केचुए छोड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं केचुआ पालन में कामयाब हो गया। जो भी फार्मर मेरे पास आते हैं मैं इस भाषा में उनको समझाता हूँ, ताकि वो 1-2 भी पशु है तो 1-2 पशु से ही 1 एकड़ तक का केचुआ पालन से वो खाद तैयार कर सकता है। और ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक सारी धान वगैरह सब कुछ ऑर्गेनिक तैयार कर सकता तो है। कितने एकड़ में सर आपने मैंने खेती की हुई है? बागवानी जो की है वो 14 एकड़ में की है। टोटल जो खेती है वो 60 एकड़ में तो है। कौन कौन सा जो है बागवानी में आपने जो है बागवानी लगाया हुआ में फल वगैरह? सेब है, बादाम है, आड़ू है, आलू बुखारा है, आम की सारी वैरायटी है, फालसा है, चीकू है, लीची है, सभी पेड़ हैं जो यहाँ हो सकते हैं। इवन इजराइल की निजी सिक्की तक मैंने अपने फार्म पे लगाई हुई है, उगाई हुई है। पंजाब ब्यूटी नाशपाती जो बबूगोसे जैसी होती है, बहुत नरम होती है और बहुत ज़्यादा ईल्ड उससे निकलती है, वो सब मैंने अपने बाग में लगा रखे हैं। उसके पौधे भी तैयार करता हूँ। कोई भी फार्मर मेरे पास आता है पूरी जानकारी उसको देता हूँ, कब काट छाट करनी है, कब कैसे देखभाल करनी है, कैसे कब कब इसमें खाद डालनी है, पूरी जानकारी जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ किसान को। तो किस तरह से सर किसान मुनाफा कमा सकते हैं सरल भाषा में, क्योंकि भूमिहीन किसान जिनके पास कम भूमि है किस तरह से मुनाफा ले सकते हैं? अभी मैंने 1 एकड़ आपको दिखाया जिसके अंदर मैंने आड़ू लगा रखा है और दशहरी आम लगा रखा है। दशहरी आम की कोई भी वैरायटी लो, 12 साल में जाके यंग होती है, फल देना 3 साल बाद शुरू कर देगी, पर यंग जो होगी ना, इनकम जिसे कहते हैं, वो तो कम से कम 12 साल बाद शुरू होती है। उससे पहले मैंने उस पर 10-10 फुट पे आड़ू लगा दिया है। आड़ू की लाइफ ही 6-7 साल है। आड़ू तो दूसरे तीसरे साल 20-30 पेड़ सूखते रहते हैं, मैं नए लगाता रहता हूँ। जब तक आम का पेड़ यंग नहीं होगा, पूरा फल नहीं देना शुरू होगा, उससे आड़ू से मुझे इनकम मिल रही है। दूसरा, उसके अंदर मैंने सर्दियों में हमें क्योंकि खेत की साफ सफाई तो करनी है, अक्टूबर में मैंने 20 अक्टूबर को उसके अंदर मसूर बो दिया था। आड़ू को पानी नहीं देना होता और मसूर को भी पानी नहीं देना होता। एक आध बारिश आ जाती है उसी पे पक जाता है, ज़्यादा बारिश आ जाए उससे भी मर जाएगा, पानी देंगे तो मर ही जाएगी। इस तरह से किसान अगर मल्टी एम से देखेगा, अलग अलग नज़रिए से देखेगा, भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्यों ना ऐसी मेहनत करूँ कि वो फ्रूटफुल हो। जब मैंने बरसात के बाग इसकी साफ सफाई की, नड़ाई गुड़ाई की, इसमें पड़ेवा करके बहा के इसमें मसूर बो दिया और मेरी मसूर भी हो जाएगी और बाग भी साफ सुथरा है। और उसमें मैंने दशहरी आम पूरे में लगा रखा है और आड़ू लगा तो रखा है। कितनी इनकम सर होती है सीजन वाइज, जिस तरह से फ्रूट अलग अलग आता जैसे है? 1 एकड़ से मैं लगाऊं तो मसूर, आड़ू सारा कुछ लगा के 1,40,000 तक 1 एकड़ मुझे दे जाता है अभी। और जिस दिन मेरा दशहरी आम पूरा यंग हो जाएगा तो उस दिन ये सोचो कम से कम 2.5 लाख का 1 एकड़ मेरा जाएगा। क्योंकि मैं किसान को ये भी बताता हूँ कि जो दशहरी, लंगड़ा, चौसा वैरायटी है, रामकेला है, इन पे 1 साल फल आता है, 1 साल नहीं आता। मैं किसान को समझाता हूँ भी इसमें साल में 2 बार खाद डालना होता है, कौन कौन सी खाद डालनी है, कैसे डालनी है, वो सारा मैंने समझाता हूँ। तो मार्केटिंग वगैरह भी सर की जाती है आप द्वारा? जैसे मेरे बाग से ही आके 50% फ्रूट मेरे बाग से बिकता है। सेब तो आज तक मार्केट तक मैंने ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूर्ति नहीं कर पाया हूँ, यहीं से बिक जाता है क्योंकि मैं जीटी रोड के ऊपर बैठा हूँ। तो आखिरी सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर किसान भाइयों से? किसान भाइयों से मैं यही कह जाऊंगा, लकीर के फकीर ना बने, गेहूं जीरी से छुटकारा पाएं, एमएसपी के लिए ना लड़ें, अपने खेतों के साथ लड़ाई करें, उनकी अच्छी देखभाल करें और बागवानी में और सब्जी में आए और अच्छी इनकम पाएं। तो सरकार की तरफ से भी सर किसी तरह का आपको सहयोग वगैरह दिया जाता है? सरकार की तरफ से सभी बाग लगाने वालों को सहयोग दिया जाता है, दवाई के लिए, खाद के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। कोई अगर नया बाग लगाता है तो उसके 50,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। ड्रिप 80% तक सब्सिडी पे ड्रिप लगवाई जाती है। इससे ज्यादा सरकार से और क्या चाहेंगे। तो आप भी ले रहे हैं सर लाभ? बिल्कुल ले रहे हैं जी, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र चौहान। रहे हैं, तो क्या क्या स्कीमें हैं सरकार की और किसान किस तरह से लाभ ले रहे हैं? बागवानी की तरफ किसानों का रुझान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बागवानी फसलों में काफ़ी मुनाफा है और सरकार की तरफ से जितनी भी कंपोनेंट हैं जो बागवानी में आते हैं उनमें सब में सब्सिडी है। जैसे कोई बाग लगाए
तो बाग के लिए सब्सिडी है, सब्जी लगाए सब्जी के लिए सब्सिडी है। सब्जी के साथ जो टेक्नोलॉजी जैसे बेम्बू स्टेकिंग है, मल्चिंग है और ये लो टनल है, इन सब पे सरकार की तरफ से सब्सिडी है। और मसालेदार फसलों में जैसे लहसुन पे 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी है। दूसरा, कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में अगर खेती करना चाहे तो सरकार की तरफ से नेट हाउस पे, पॉली हाउस पे, वॉक इन टनल पे, इन सब पे सब्सिडी का प्रावधान है। कोई बिना खेती के जैसे कोई मधुमक्खी पालन का काम करना चाहे, कोई मशरूम प्रोडक्शन का काम करना चाहे तो उन पे भी सब्सिडी है विभाग की तरफ से। सर, ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है संस्थान की तरफ से, जो कम भूमि के किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, तो क्या ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरह से वो लाभ कमाते हैं सर? ट्रेनिंग के लिए मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने किसान की परेशानी को देखते हुए लगभग हर ज़िले में बागवानी के सेंटर बनाए हैं। अगर मैं करनाल की बात करूँ तो करनाल में 2 सेंटर तो हमारे जैसे एक आलू पे और एक सब्जी पे करनाल में बना हुआ है। इसके अलावा करनाल में ही हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। एक और सुविधा दी है सरकार ने, करनाल में ही महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में रामनगर में एक मधुमक्खी पालन का है, जहाँ पे भूमिहीन कोई भी आवेदक जाके प्रशिक्षण लेके सरकार की स्कीम का लाभ ले सकता है। और कुरुक्षेत्र में ही लाडवा में एक फल केंद्र है, सिरसा में फल केंद्र है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अलग अलग ज़िलों में किसानों को यह सुविधा ना हो, वहाँ पे प्रशिक्षण का सरकार ने सेंटर बनाए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि किसान कोई दूर दराज जाके हमारे सेंटर पे प्रशिक्षण लेता है तो उसको आने जाने का किराया भी दिया जा रहा है और वहाँ पे रहने और खाने की सुविधा भी है। सर, देखने में आया जिनके पास कम भूमि है किसानों के पास, वो परंपरागत खेती को छोड़ के कहीं ना कहीं बागवानी की तरफ और नेट हाउस की तरफ रुख किया है। तो उसमें चाहे खीरे की फसल या अन्य फल की सब्जी की फसल, उसको लेके काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो किस तरह से सर सब्सिडी वगैरह दी जाती है सरकार की तरफ से? अधिकतर किसान नेट हाउस का ही, जैसे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नेट हाउस में ही खेती कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि नेट हाउस में प्राकृतिक आपदा से जैसे तूफान वगैरह आ जाए तो पॉली हाउस में पॉली शीट फट के नुकसान हो जाता था। अब नेट हाउस में भी उसी तरह की खेती हो रही है। और किसान, मैं अगर करनाल की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत अच्छा मुनाफा इसमें ले रहे हैं। एक एक फसल में राशन की तरफ हमने देखा है कि 600 क्विंटल खीरा की उपज हो रही है। और उसमें अगर 10 रुपये भी अगर एवरेज रेट लगाया जाए तो 6 लाख रुपए का एक ही फसल से खीरा जाता है। और 2 फसल बहुत कामयाब फसलें होती हैं, जिससे किसान को एक साल में 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। अगर किसान खुद प्रशिक्षण लेके अच्छे से और उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो कोई नुकसान नहीं है। तो सर, कौन कौन सी और स्कीमें हैं जिससे किसान खुशहाल हो रहा है सरकार की? सरकार की जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी स्कीमें हैं। अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहे, जैसे कोल्ड स्टोर है, राइपनिंग चैम्बर है, या कोई और जैसे इंटीग्रेटेड पैक हाउस लगाना चाहे, और कोई और जैसे मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहे, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे भी सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। और जैसे आलू का आप देख रहे हो कि आलू के किसान रोकने के लिए सुविधा नहीं है उनके पास कोल्ड स्टोर वगैरह की। अगर किसान कोल्ड स्टोर की सुविधा हो तो जब उखड़ाई के टाइम 2 या 3 रुपये किलो आलू बिकता है, वही आलू अगर 1-2 महीना रोक के बेचा जाए तो वो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और करनाल की बात करूँ तो हमने 3-4 लोगों को कोल्ड स्टोर की सुविधा दी है सरकार की तरफ से। और वहाँ पे जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर रहे हैं, वही कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करा रही है और किसान को अच्छे भाव दे रही है आलू का। और वो स्टोर करके यहाँ पे जैसे कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग का काम करती है, वो उनको बीज भी देती है और अच्छा एग्रीमेंट करके उनको रेट भी दे रही है। किसानों से सर क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान अपने स्तर पे कोई नई तकनीक को बिना प्रशिक्षण लिए मत अपनाएं, जिससे नुकसान हो सकता है। आप प्रॉपर, हमारे सेंटर हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनमें प्रशिक्षण लेके ही किसी नई खेती की तरफ आगे बढ़ें। और परंपरागत खेती की बजाय बागवानी में काफ़ी मुनाफा है, आप आगे बढ़ें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।